औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सअ, नॉट शैल बी reckoned टू अ मैन दैट what he has striven for। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंसान को जो कुछ भी मिलता है वो उसी नतीजे में होता है जो वो कोशिश करता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आज आपको PSC की क्लास में खुशामदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग पूरी तवज्जो के साथ, लगन के साथ क्लास में हाज़िर होंगे। जो आपकी ज़िंदगी का मिशन है, उसकी ये एक कड़ी है, उसका ये एक स्टेप है। इस स्टेप को पूरा करने के लिए आप अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ क्लास में मौजूद होंगे। अज़ीज़ शुरकाए PSC क्लास, आज ये मेरा दूसरा लेक्चर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो पहला लेक्चर है उसको मुकम्मल तौर पे समझ चुके होंगे। आज का जो लेक्चर है, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, जिसको मैंने नाम दिया है पिलर्स ऑफ सक्सेस। कामयाबी के स्तून। कामयाबी के जो स्तून हैं वो कौन कौन से हैं? वो तीन हैं। इंटेंशन, आपका इरादा। ट्रस्ट, आपका यकीन। हार्ड वर्किंग, और आपकी मेहनत। जब ये तीन चीज़ें मिल जाती हैं तो उसके नतीजे के तौर पर इंसान को कामयाबी से सरफराज कर दिया जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को जो सबसे बड़ी दौलत दी है ना, वो इरादे की दौलत दी है, जिसको इंटेंशन कहते हैं। अगर इरादा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इरादा जो है, इसके बलबूते पे इंसान दुनिया में बड़ा कमाल हासिल करता है। और वो चीज़ें, अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया में जितनी भी इनोवेशंस हुई हैं, जितनी डिस्कवरीज हुई हैं, जितनी इन्वेंशंस हुई हैं, उनके पीछे इंटेंशन ही था, ये इरादा ही था। उसके बाद इंसान को अपनी सलाहियतों पे और अल्लाह तबारक व तआला पे भरोसा रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको एक गैर मामूली इंसान बनाया है, आपको बेशुमार सलाहियतें अता की हैं। तो लिहाजा अपने इरादे के साथ अपनी सलाहियतों पर इतबार रखते हुए, यकीन रखते हुए पूरी मेहनत करें और इंशाल्लाह कामयाबी तक आप ज़रूर पहुँचेंगे। वो एक बड़ा मशहूर कौल है, बल्कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ ये कौल रेफ़र किया जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर आपके पास यकीन की क़ुव्वत मौजूद है तो आप ये जो पहाड़ है इसको भी उखाड़ सकते हैं, इसको भी तराश सकते हैं, इसको भी आप काट सकते हैं। तो मकसद क्या है? ज़िंदगी में बड़े से बड़ा जो मिशन है उसके लिए आपके अंदर इरादा, यकीन और हार्ड वर्किंग का जो स्पिरिट है वो होना चाहिए, और यकीनन यही कामयाबी होती है। आज का जो लेक्चर है उसमें मैंने ये 5 जो सब्जेक्ट हैं ये शामिल किए हैं। एक इस्लामियात है, पेडागोजी है, इंग्लिश है, पाक स्टडी है और कश्मीर स्टडी है। सिर्फ PDF देख लेना काफ़ी नहीं होता, चीज़ों को समझना, उनको नोट करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इल्म को महफूज कर लो लिख कर, यानी जो इल्म है इसको आप लिख कर महफूज कर लेते हैं। लिहाजा ये जो आपकी क्लास है इसमें जो भी आपको पॉइंट मिलें इनको नोट कर लिया करें, इनको देख लिया करें, इनको याद किया करें। मैं आपको ये बड़ी क्लियर कट एक बात बताना चाहता हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि मैं बार बार मैं ये कहता हूँ कि जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट को थारूली नहीं पढ़ेंगे, ना तो आप सीनियर टीचर बन सकते हैं और ना आप हेड मास्टर बन सकते हैं। हेड मिस्ट्रेस, हेड मास्टर और सीनियर टीचर के लिए थारूली स्टडी करना पड़ता है। ये चीज़ें तुक्के से नहीं मिलती, ये चीज़ें गाइड से नहीं सिर्फ मिलती, कुछ MCQ याद कर लेने से नहीं मिलती, इनके लिए थारूली स्टडी की ज़रूरत होती है। आज मैंने इस्लामियात का जो टॉपिक है उसमें मैंने मुख्तलिफ अंबिया इकराम जो हैं उनकी दुआएं रखी हैं,
लेकिन उससे पहले मैंने एक MCQ दिया है जो कि आपके सामने है। पेपर में ये सवाल कैसे आते हैं, तो मैंने एक एक साथ एग्जाम्पल भी लिखी है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इनको समझ सकें। स्पेशल दुआ ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाज इन द सूरा ऑफ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह तबारक व तआला से एक दुआ की थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, ये दुआ कौन से पारे में है? या ये भी सवाल आ सकता है ये दुआ कौन सी सूरत में है? यहाँ पे सूरत का जिक्र है तो आपने सूरत का नाम बताना है। ये दुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अल सफ जो सूरत है उसमें है, या अल आराफ के अंदर है, अल अहज़ाब के अंदर है, अल अनफाल के अंदर, या अल फील के अंदर। इन 5 सूरतों में से किस सूरत के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो दुआ है वो मौजूद है? इन 5 में से किसी एक जो ऑप्शन है वो दुरुस्त है। और वो ऑप्शन क्या है, आगे लेक्चर आप जब सुनेंगे तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। बच्चों, ये दुआएं हैं जो हमारे अंबिया कराम ने अल्लाह तबारक व तआला से मौका महाल के मुताबिक दुआएं की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी जो दुआएं हैं उनको कबूल फरमाया। और हमें भी उसमें एक मैसेज मिलता है कि जब कभी हम भी अल्लाह तबारक व तआला से ज़िंदगी में कुछ मांगें तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं भी कबूल करेगा, इसलिए कि हम उसी के बंदे हैं। तो उसके अलावा और कौन है जो हमें दे सकता है, कौन है जो दुआ कबूल कर सकता है? उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो इसलिए बच्चों, ये हमारे लिए मॉडल है, ये दुआएं कुरान पाक के अंदर होना ये हमारे लिए मॉडल हैं कि जब कभी हम इस तरह की सिचुएशन से गुजरें कि हमें कोई चीज़, कोई हमारी ज़िंदगी में कोई मुराद आ जाए, कोई मुश्किल का मामला आ जाए, कोई दुआ का जिक्र आ जाए, किसी चीज़ की ज़रूरत हो। बेशुमार इंसान की ज़िंदगी में इंसान तो बेसिकली है मुताज है, तो वो अल्लाह ताला से मांगता रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो दुआ है बच्चों, वो है सूरह अल आराफ में, और सूरह अल आराफ की आयत नंबर 23 में, पारा नंबर 8 में। हालांकि ये जो सूरह आराफ है ये पारा नंबर 8 और 9 में है, तो बहरहाल ये है कि जो 23 नंबर आयत है वो 8वें पारे में ही है। तो लिहाजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो दुआ है सूरह अल आराफ के अंदर मौजूद है, उसकी आयत नंबर 23 के अंदर मौजूद है। और सूरह आराफ जो है ये पारा नंबर 8 से स्टार्ट होती है। अब बच्चों, इसमें एक जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये सवाल पेपर में कैसे आ सकता है। पेपर में ये भी आ सकता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो दुआ है वो कौन से पारे में है, तो वो पारा आपको पता होना चाहिए 8 में। ये भी आ सकता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कौन सी सूरत के अंदर है, तो इसका जवाब सूरह अल आराफ की शक्ल में आ सकता है। और ये भी हो सकता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ सूरह आराफ की आयत नंबर किस में है, वहाँ पर आयत नंबर दिया होगा 21, 22, 23, 24, 25, तो आयत नंबर 23। इसका मतलब यह है कि ये एक जुज़ याद करने से आप 4 यानी कि सवाल याद कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 तो सर ने बताया, चौथा सवाल कैसे है? तो चौथा ये है कि पेपर में ये भी आ सकता है कि सूरह अल आराफ में किस नबी की जो दुआ है वो मरकूज़ की हुई है, या किस नबी की दुआ मौजूद है। सूरह अल आराफ की आयत नंबर 23 में किस नबी ने अल्लाह से दुआ मांगी, तो वहाँ पर हज़रत आदम का जो ऑप्शन है वो हमने क्लिक करना है, यानी कि टिक करना है। तो ये सवाल है कि कई शक्लों में आ सकता है। फिर उसके बाद आगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, सूरह अल अंबिया में ये दुआ है, और ये आयत नंबर 87 में है, और पारा नंबर ये 17 है। तो सूरह अल अंबिया में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ इरशाद फरमाई, दुआ की थी, और वह दुआ क्या थी? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यानी कि ये बड़ी मशहूर दुआ है कि आपको साहिबुल हूत भी कहा जाता है, कि आप मछली वाले, यानी साहिबुल हूत यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। आप मछली के पेट में रहे, कितने दिन रहे? 40 दिन रहे। तो ये मुख्तलिफ रवायात इस हवाले से, बहरहाल ये जो आपकी दुआ है ये सूरह अल अंबिया में मज़कूर है, और जो सूरह अंबिया उसकी आयत नंबर 87 में मज़कूर है, और ये सूरह अंबिया जो है ये पारा नंबर 17 के अंदर मौजूद है। तो ये सवाल भी कई शक्लों में आ सकता है। तीसरा, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो उन्होंने दुआ की थी अल्लाह तबारक व तआला से, अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, या अल्लाह मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, तो लिहाजा तू सबसे बढ़कर रहम करने वालों में से रहम करने वाला है। तो ये दुआ कौन सी सूरत के अंदर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बयान हुई है?
हज़रत यूब अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आप बीमार हो गए थे, अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। एक रवायत में आता है कि आप 18 साल तक बीमार रहे, और दूसरी रवायत में आता है कि आप 40 साल तक बीमार रहे। तो आपको बहुत सख्त बीमारी लायक हुई थी। तो आखिरकार जब आपसे बर्दाश्त ना हो सका तो आपने अल्लाह से दुआ की। जब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे तो आपने फरमाया कि या बारी ताला, मैं इस वक्त बहुत तकलीफ़ में हूँ और तो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। तो ये सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 83 के अंदर ये मतलब है कि जो आपकी दुआ है ये बयान हुई है, और सूरह अल अंबिया जो है ये 17वें पारे के अंदर है। उसके बाद बच्चों आगे दुआ है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से दुआ की थी, इन्नमा अशकु बस्सी व हुज़्नी अल्लाह, इन्नमा अशकु बस्सी व हुज़्नी अल्लाह, मैं अपने गम, दुख और तकलीफ़ की जो शिकायत है वो अल्लाह के हम सामने रखता हूँ। इन्नमा अशकु बस्सी व हुज़्नी अल्लाह, मैं अपने गम, दुख, दर्द की जो इल्तिजा है वो अल्लाह ताला से करता हूँ। इसके बदले में आपका जो बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है वो अल्लाह ने आपको मिला दी है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं इन्होंने जो दुआ की थी ये सूरह यूसुफ के अंदर है, और आपकी ये जो दुआ है ये आयत नंबर सूरह यूसुफ की 86 के अंदर मौजूद है, और सूरह यूसुफ जो है ये पारा नंबर यानी कि 12 के अंदर है। यानी सूरह यूसुफ पारा नंबर 12 में मौजूद है, और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 86 में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ मज़कूर है। इस तरह ये 4 यानी कि दुआएं नंबर 5 है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दुआ है वो आपने जो की थी, रब्बिज अलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना अग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये जो दुआ है बच्चों ये सूरह इब्राहीम के अंदर मौजूद है, और सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 40 के अंदर मौजूद है, और सूरह इब्राहीम कुरान पाक की आयत पारा नंबर 13 के अंदर मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 40 में इरशाद की गई है, यह मज़कूर है, और जो सूरह इब्राहीम है ये पारा नंबर 13 के अंदर मौजूद है। उसके बाद बच्चों आगे है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है। आपकी दुआएं तो वैसे 2-3 हैं, लेकिन यानी कि जो आपने दुआ की थी जो सबसे मशहूर आपकी दुआ है वो ये है। जो दुआ है एक आपकी दुआ है और एक आपकी बददुआ है। मैं ये आपको बताता चलूँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एक तो दुआ है और दूसरी क्या है, बददुआ है। जो दुआ है वो सूरह अल कमर के अंदर है, और जो बददुआ है वो सूरह नूह के अंदर है। सूरह जो अल कमर है ये कुरान पाक की यानी कि अच्छा ये यहाँ पर जो सूरह कमर है इसका जो पारा नंबर है वो ज़रा 1 मिनट में आपको ज़रा थोड़ा सा इसमें दुरुस्ती करवाना चाहूँगा, मेरा नहीं है जी बच्चों। तो मैं बता रहा था कि जो सूरह अल कमर है ना ये पारा नंबर 27 में, ये 29 मिस्टेक हो गई है, 27 यहाँ पे आपने करना है, 29 नहीं है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो दुआ है वो क्या थी, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतासिर। ये इन्नी लफ्ज़ नहीं यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, अन्नी, रब्बे अन्नी मगलूबुन फंतासिर, ए मेरे रब मैं बहुत ज़्यादा मगलूब हो चुका हूँ, फंतासिर पास तो मेरी मदद फरमा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो दुआ है वो सूरह अल कमर में है, और सूरह अल कमर की आयत नंबर 10 के अंदर मौजूद है, और जो सूरह अल कमर है ये पारा नंबर 27 में मौजूद है। यहाँ पर ये इकट्ठी हैं सारी सूरतें, सूरह रहमान, कमर, सूरह वाक़िया, ये सारी सूरतें इकट्ठी हैं। तो सूरह कमर 27 पारे में है, और जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बदुआ है वो सूरह नूह के अंदर है, वो 29 के अंदर है। यानी जो सूरह नूह है वो असल मैंने जल्दी में लिखा ना, क्योंकि मुझे ये था कि ये सूरह नूह है, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेसिकली जो दुआ है कमर में, और जो बदुआ है जिसमें आपने कहा कि या अल्लाह इस दुनिया में ला ताज़रा, यानी कि या अल्लाह इस दुनिया में कोई भी जो काफिर है उसको जिंदा ना राखी, ये आपकी बदुआ थी। और किस में बदुआ थी, ये सूरह नूह के अंदर, और जो सूरह नूह है वो 29वें पारे के अंदर है। आगे बच्चों नंबर 7 है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो दुआ है ये सूरह यूसुफ के अंदर मौजूद है, आयत नंबर 33 है, और सूरह यूसुफ मैंने पहले बताया कि ये पारा नंबर 12 के अंदर मौजूद है। उसके बाद बच्चों आगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ है जो कि सूरह अन-नमल में, अल-नमल, आप सोच रहे होंगे कि बाज़ लफ्ज़ों के पहले ए एल अल आ रहा है और नमल से पहले ए एन एन आ रहा है।
तो बच्चे ये रोफ़े कमरिया, रोफ़े शमसिया होते हैं, बाज़ के आगे एल एल आल लगता है, बाज़ के आगे ये कुछ रूल्स हैं, ये भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि रोफ़े शमसिया क्या होते हैं, कमरिया क्या होते हैं, निदा क्या होते हैं। मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो रूफ़ हैं ये क्या हैं, ये भी आगे जाके लेक्चर में आएगा। तो ये जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो दुआ है जो आपने अल्लाह ताला से की थी, ये सूरह नमल के अंदर है। और या शायद आपको याद है कि नहीं याद, जो सूरह नमल है, नमल का मतलब चिमटी होता है। फिर दूसरी ये बात है कि सूरह नमल के अंदर इस सूरत का नाम नमल चिमटी इसलिए रखा गया कि इस सूरत के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक चिमटी के साथ पूरा मकालमा है, एक डायलॉग है, उनकी एक बातचीत है उसके अंदर हुई थी। उस बातचीत की वजह से सूरत का नाम नमल रखा गया। तो ये जो सूरह नमल है ये इसकी आयत नंबर 19 में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ भी है और सूरह नंबर पारा 19 के अंदर ही शामिल है। यानी आयत नंबर 19 में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ है और जो सूरह नमल है ये 19वें पारे के अंदर है। मकसद ये है। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ देखें। अजीज़ शुरकाए PSC, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार दुआएं की हैं, लेकिन जो इल्म के लिए दुआ है वो सूरह त्वाहा में की है आपने। जो कि दुआ आपको पता है वो क्या दुआ है, रब्बे ज़िदनी इल्मा, यानी इल्म की जो दुआ है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह त्वाहा में की है। और जो सूरह त्वाहा है ये आयत नंबर 114 में आपकी जो दुआ है ये मौजूद है। फिर और जो सूरह त्वाहा है ये पारा नंबर 16 के अंदर मौजूद है। यानी सूरह त्वाहा पारा नंबर 16 के अंदर है, सूरह त्वाहा आयत नंबर 114 के अंदर यानी कि ये मौजूद है। उसके बाद बच्चों फार मोमिनीन के लिए भी एक दुआ है, यानी मोमिनीन के लिए एक बड़ी मशहूर मारूफ दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। तो ये जो दुआ है ये कहाँ पे है, ये सूरह अल बकरा के अंदर मौजूद है। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 201 के अंदर मौजूद है। और सूरह बकरा जो है ये तो वैसे पहले सपारे से दूसरे से तीसरे सपारे तक जाती है, 286 इसकी आयात हैं। लेकिन यानी कि यहाँ पर ये दुआ बयान हुई है वो आयत नंबर जो 201 है वो दूसरे पारे के अंदर है। तो इस तरह बच्चों ये आज इस्लामियात का मैंने आपके लिए ये नॉलेज रखा हुआ था। ये आपके लिए अगर आप इसको कल तक के लिए तैयार कर लेते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा नॉलेज है कि आप 10 जो दुआएं हैं उनकी सूरतों के नाम याद करेंगे, वो सूरतों उन सूरतों की जो आयतें हैं उन यानी आयत नंबर याद करेंगे और फिर वो सूरतें कौन से पारे के अंदर हैं उन पारा के नाम याद करेंगे। बच्चों आगे दूसरा जो टॉपिक है ना भी ये आ जाता है पेडागोजी का। पहला टॉपिक मुकम्मल हुआ। अब आपको यकीनन इसका जवाब मिल गया। स्पेशल दुआ ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाज इन द सूरा ऑफ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह ताला से दुआ की थी वो सूरह अल आराफ के अंदर मौजूद है और सूरह अल आराफ 8वें पारे के अंदर मौजूद है। इसकी आयत नंबर 23 के अंदर मौजूद है, ये भी आपने पढ़ लिया था। अब जो दूसरा जो टॉपिक है वो पेडागोजी का है। पेडागोजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कंसिडर की जाती है पेडागोजी के अंदर, मैंने कल आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक लिख के बताए। एजुकेशन डेवलपमेंट यानी करिकुलम डेवलपमेंट है, एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसी तरह एजुकेशन रिसर्च है, एजुकेशनल असेसमेंट मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन है। तो ये बहुत एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी सब्जेक्ट हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो थ्रिलिंग सब्जेक्ट है वो बच्चों है करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम क्या है, कहाँ से आया, अभी इसकी कहानी पढ़ते हैं, आगे ज़रा देखते जाएं। लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब ज़रूर देना, जस्ट वन MCQ। ट्रेडिशनली करिकुलम वाज इंक्लूडेड इनटू एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स। जो रवायती तौर पर पुराना यानी करिकुलम है ये कितने उनासर में, ये कितने हिस्सों पे मुश्तमिल था। 1 में, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। जो मौजूदा हमारा करिकुलम है ना इसके 4 एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंटेंट्स हैं, मेथड्स हैं, एवेल्यूएशन, 4 कंटेंट्स हैं। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल जो पुराना है उस वक्त कितने थे, तो अभी आगे आप पढ़ें फिर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले बच्चों में करिकुलम जो है उसकी ओरिजिन में आपको बताना चाहता हूँ। करिकुलम इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड करर। लैटिन वर्ड था करर मीन्स ओवल ट्रैक। बच्चों मैं अगर आपको थोड़ी सी इसकी तशरीह बताऊं तो वो ये है
कि वो रास्ता जिस रास्ते के ऊपर घोड़ा गाड़ियाँ, गधे गाड़ियाँ, या मिसाल के तौर पर यानी कि जब दौड़ वगैरह लगी होती है और वो गुलाई में, ओवल यानी गुलाई के अंदर यानी कि वो रास्ते बनाए जाते हैं दौड़ने के लिए, उनको ओवल ट्रैक कहा जाता है। तो ओवल ट्रैक यानी कि करियर का मतलब है ओवल ट्रैक। ये आपने एक बात याद रखनी है। पहली बात यह है कि जो करिकुलम है ये लैटिन वर्ड करियर से लिया गया है, और जो करियर है इसका मतलब होता है ओवल ट्रैक। ये अलग बात है कि आजकल इसके मीनिंग कुछ और हैं, लेकिन पुराने ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनली कि इसका असल मीनिंग क्या है, ओवल ट्रैक। उसके बाद द टर्म करिकुलम वाज यूज्ड इन। अच्छा, ये बात बड़ी जहन में रखने की है कि जो करिकुलम की टर्म है ये मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मीनिंग के साथ इस्तेमाल होती रही है। इसके मुख्तलिफ मीनिंग इस्तेमाल होते रहे। जैसे स्कॉटलैंड के अंदर 1603 में करिकुलम का मतलब था कैरेज वे या रोड। कैरेज वे वही होता है जिस पर लोग माल बर्दारी का सामान वगैरह लेके जाते हैं, या रोड जो सड़क होती है। तो जो कैरेज वे होता है उसको, इससे मुराद, करिकुलम से मुराद कैरेज वे लिया जाता था। अमेरिका के अंदर 1906 में इसके बारे में क्या समझा जाता था, 1906 तक इसको कोर्स ऑफ स्टडी समझा जाता था, यानी कि करिकुलम का मतलब कोर्स ऑफ स्टडी लिया जाता था। फिर वही यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है, तो वहाँ पर 1940 में इसके मीनिंग उन्होंने तब्दील करके प्लान फॉर लर्निंग स्टडी या प्लान फॉर लर्निंग या प्लान फॉर स्टडी ये उन्होंने रख दिया। फिर जो जर्मन्स थे उन्होंने इसका क्या नाम, इसका मीनिंग रखा करिकुलम का, प्रोग्राम ऑफ स्टडी, यानी कि जो पढ़ाई का जो प्रोग्राम होता है उसको उन्होंने करिकुलम का नाम दे दिया। अब यहाँ पर याद रखने की ये चीज़ है, जो करिकुलम है ये किस ज़बान का लफ्ज़ है, आपको पता होना चाहिए, लैटिन। तो ये लैटिन के किस लफ्ज़ से ये ड्राइव्ड है, ये लफ्ज़ है करियर। और जो करियर है इसका मतलब क्या होता है, ओवल ट्रैक। और जो करिकुलम है ये स्कॉटलैंड में 1603 में किस मानी में इस्तेमाल होता रहा, कैरेज वे में या रोड के मानी में इस्तेमाल होता रहा। स्कॉटलैंड में 1603 में ये कैरेज वे या रोड के तौर पे इस्तेमाल होता रहा। यूनाइटेड स्टेट में 1906 तक कोर्स ऑफ स्टडी के तौर पे इस्तेमाल होता रहा, और 1906 के बाद भी। 1940 के बाद ये जो लफ्ज़ है ये प्लान फॉर लर्निंग या प्लान फॉर स्टडी के लिए इस्तेमाल होता रहा। जर्मनी के अंदर करिकुलम से मुराद प्रोग्राम ऑफ स्टडी लिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई है। अब नाउ डेज मीनिंग, आजकल इसके क्या मीनिंग है। कोरर विच मीन्स टू रन, जो करर है इसका मीनिंग लिया जाता है टू रन, दौड़ना, या आप रन भी कह सकते हैं या टू रन ए पाथ भी कह सकते हैं, टू रन दौड़ना। अब जरा आगे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज नेसेसरी टू नोट दैट द वर्ड करिकुलम डज नॉट हैव फिक्स्ड मीनिंग। ये बात जहन में रखने की है कि करिकुलम की बाकायदा वाज़ह तौर पर कोई भी इसका मतलब नहीं है। अच्छा जी, ये एक हाउ बो स्टेटमेंट है जो एक पेपर में थी, तो मैंने आपके लिए याद ये दिन नोट कर ली गए हैं। पेपर में ये आता है इट इज़ नेसेसरी, पेपर में इसी तरह लिखा आता है, लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 5 लिखा होगा, या अब लिखा होगा ना क्वेश्चन नंबर 5, तो उसमें लिखा होगा, क्या लिखा होगा जी, इट इज़ necessary to note that the word curriculum does not have, that the word आगे curriculum बीच में से खाली जगह होगी, does not have fixed meaning। अब अंडर ब्रैकेट में नीचे क्या होगा, ऑप्शन 1 में लिखा होगा एवेल्यूएशन लिखा होगा, फर्ज करें। ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा होगा, एवेल्यूएशन के बाद वहां पर असेसमेंट लिखा होगा। तीसरे में क्या लिखा होगा जी, मेजरमेंट लिखा होगा। फिर क्या लिखा होगा जी, आगे जाके करिकुलम लिखा होगा। 5वें में क्या लिखा होगा, फिलॉसफी लिखा होगा। तो मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ नेसेसरी टू नोट दैट द वर्ड करिकुलम डज नॉट हैव फिक्स्ड मीनिंग, इसका कोई भी वाज़ेह मतलब नहीं है। उसके बाद आगे करिकुलम लैक्स क्लीन बाउंड्रीज, ये भी इसके बारे में इसकी खास बात है जो कि याद रखनी है। इसके अंदर वाज़ेह कोई हदें नहीं है, करिकुलम की वाज़ेह तौर पर कोई सरहदें नहीं है, ना इसकी कोई हद है ना कोई सरहद है। आगे करिकुलम इज लाइक द एनालॉजी ऑफ द, करिकुलम को ना एक मिसाल के साथ मरबूत किया जाता है, और वो मिसाल क्या है, ब्लाइंड्स मैन एलिफेंट। ये ब्लाइंड्स मैन एलिफेंट की मिसाल किसके लिए दी जाती है, करिकुलम के लिए दी जाती है। किसके लिए दी जाती है बच्चों,
करिकुलम के लिए दी जाती है। मैं दोबारा यहां पर रिपीट कर रहा हूं कि करिकुलम के लिए कौन सी मिसाल दी जाती है। करिकुलम के लिए जो मिसाल है, बड़ी गर्मी है वैसे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्या बनेगा जिन लोगों के पास एसी नहीं है, क्या बनेगा उनका। अल्लाह अकबर। अच्छा बच्चों, जो करिकुलम है इसके लिए ना ये एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको पैरालॉजी भी कहते हैं, ब्लाइंड्स मैन एलिफेंट। आपको पता है ब्लाइंड्स मैन एलिफेंट क्या होता है? ये एक कहानी है, तफसील है, मैं आपको बताता हूँ। ये कहा जाता है कि इंडिया में एक बार एक तजर्बा किया गया और उसमें ये फाइनल हुआ कि ये जो अंधे लोग हैं, जो ब्लाइंड लोग हैं, ये कुछ हाथी हैं जो एलिफेंट है, उनको चेक करके हमें बताएंगे कि जो हाथी है ये कैसे होता है, यानी जो हाथी होते हैं, एलिफेंट होते हैं, ये कैसे होते हैं। तो उन लोगों ने, जो ब्लाइंड लोग थे, उन्होंने क्या किया, उनके सामने एक हाथी को पेश किया गया। किसने हाथी के एक हिस्से, जैसे उसका जो ट्रंक होता है, सूंड होती है, उसको चेक किया, हाथ लगाया। किसी ने उसका जो टस्क होता है, वो जो दो लंबे से आइवरी जो दांत होते हैं उसके, उनको उनको चेक किया। किसी ने उसके समझे दुम के ऊपर हाथ लगाया, किसी ने उसकी पुश्त के ऊपर हाथ लगाया, किसी ने उसकी टांग के ऊपर हाथ लगाया। ज़ाहिर वो अंधे थे, बाकी तो वो देख नहीं सकते थे। तो जब बाद में उनका इंटरव्यू हुआ, उनसे पूछा गया जी अच्छा बताएं जी कि आपने हाथी को कैसे पाया। तो जिसने सूंड देखी थी उसने बयान किया जी कि जो हाथी होता है ये तो बिल्कुल एक स्टिक की तरह होता है। जिसने टस को हाथ लगाया तो उसने बोला जी ये तो एक छड़ी की तरह होता है। जिसने उसके पेट पे हाथ लगाया तो उसने बोला जी ये तो बिल्कुल एक बहुत बड़े, यानी कि जो टेबल नमा, यानी कि जो चीज़ होती है, ये चारपाई नमा चीज़ जो होती है जिसको ऊपर की तरफ उठाया जाता है, उस तरह का होता है। जब टांग को देखा तो उन्होंने बोला जी कि जिस तरह ये एक स्टोन होता है, पिलर होता है, ये हाथी उस तरह का होता है। तो जिस तरह उन लोगों ने हाथ लगाया और महसूस किया, उन्होंने बयान कर दिया। हकीकत में किसने भी हाथी को बयान ना कर सका, कोई भी बयान ना कर सका। उन्होंने उसके कुछ हिस्से बयान किए, टुकड़े बयान किए, लेकिन मुकम्मल हाथी उनसे बयान ना हो सका। हकीकत यह है कि करिकुलम भी आज दिन तक किसी से मुकम्मल तौर पे बयान नहीं हो सका। किसी ने इसकी टांग के बारे में जिक्र कर दिया, किसी ने इसके टस्क के बारे में जिक्र कर दिया, किसी ने इसके जो ट्रंक है उसके बारे में जिक्र कर दिया, किसी ने इसकी टेल के बारे में जिक्र कर दिया। लेकिन हकीकत तौर पर जो करिकुलम है आज भी इसके लिए ये टर्म इस्तेमाल होती है, ब्लाइंड्स मैन एलिफेंट, ये याद रखना। उसके बाद इट इज समथिंग डिफरेंट टू ऑल हु वर्क विद इट एज दे ऑल व्यू इट डिफरेंटली। यानी कि करिकुलम के बारे में ये कहा जाता है कि जो लोग सारे इस पर काम करते हैं वो इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म का, यानी समथिंग डिफरेंट, उनकी राय मुख्तलिफ होती है। यानी कि समथिंग डिफरेंट टू ऑल हु वर्क विद इट, यानी जो भी इसके साथ काम करते हैं, इस पे काम करते हैं, करिकुलम पे काम करते हैं, वो मुख्तलिफ अंदाज रखते हैं, सोचते हैं। एज दे ऑल व्यू इट डिफरेंटली, क्योंकि हर एक नजरियात इसके बारे में मुख्तलिफ हैं। जो भी करिकुलम के ऊपर काम करता है एक अपनी सोच, मुख्तलिफ सोच से करता है, क्योंकि हर एक करिकुलम के बारे में मुख्तलिफ सोचता है। बड़ी खूबसूरत बात है, ये याद रखना। आगे देयर इज नो एग्रीड डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, कोई भी एक बाज़ाब्ता तारीफ करिकुलम के बारे में नहीं है। ये सारे के सारे आपके MCQ हैं। दीज आर ऑल MCQs फॉर यू, रिमेंबर देम ऑल वेल। आगे द लिटरेचर कंटेन्स मोर देन 120 डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम। आज दिन तक जो करिकुलम है इसकी 120 जो तारीफें हैं, ये बाज़ाब्ता तौर पर एजुकेशनिस्ट यानी कि जो हैं वो बयान कर चुके हैं। 120 इसकी डेफिनेशन जो है ये बयान कर चुके हैं। तो इसकी कितनी डेफिनेशन बयान हो चुकी हैं? 120। करिकुलम की 120 हैं ये डेफिनेशन आज दिन तक बयान हो चुकी हैं। लेकिन अभी तक वही बात है, वो इंडिया का जो हाथी है और उसके जो नबीने हैं, ब्लाइंड हैं, उन्हीं की तरह का अभी तक तजर्बात हो रहे हैं। मुकम्मल कोई भी हाथी को बयान अभी तक नहीं कर सका। आगे बच्चों, करिकुलम कैन बी प्रेस्क्रिप्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। करिकुलम जो है ये प्रेस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। ये आगे जाके इन दोनों के बारे में फ़र्क मौजूद है अगले लेक्चर में, लिहाजा वहाँ पर ही बस आप अभी फ़िलहाल इतना जहन में रखिएगा। ये प्रेस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर भी होता है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर भी होता है। उसके बाद बच्चों आगे नेक्स्ट है, करिकुलम इज अ रनवे और कोर्स ऑन विच वन रन्स टू रीच द गोल्स।
करिकुलम बेसिकली एक रनवे है, एक कोर्स है, एक पाथ है जिसके ऊपर चल के कोई भी बंदा अपने जो मकसद है उनको हासिल करता है या अपने मकसद तक पहुंच जाता है। करिकुलम एक रोड मैप है, आप इसको रोड मैप भी कह सकते हैं, इसको रनवे भी कह सकते हैं, कोर्स भी रास्ता होता है, इसको कोर्स भी कह सकते हैं, जिसके जरिए इंसान अपनी मंजिल पे पहुंचता है। करिकुलम इज प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो आजकल की जदीद किस्म की जो डेफिनेशन है वो प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस है। ये याद रखना कि जो जदीद और मॉडर्न और जो इस वक्त अमेरिका के अंदर लॉन्ग मैन डिक्शनरी के अंदर, वेबस्टर डिक्शनरी के अंदर और बड़ी बड़ी जो एजुकेशन की डिक्शनरीज हैं उनके अंदर जो करिकुलम है इसकी डेफिनेशन है प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि मिसाल के तौर पर जो हमारे वो तजर्बात जो हम यानी कि बच्चों को सिखाने के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में उनको तरतीब देते हैं मुनज़्ज़म तौर पे, यानी मुनज़्ज़म शुदा आमोज़श के तजर्बात। लर्निंग का मतलब आमोज़श भी होती है, लर्निंग का मतलब ताल्लम भी होता है, ये याद रखना, ताल्लम, आमोज़श, सीखना या मतलब है सबक, पढ़ाई, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। एक और डेफिनेशन है जो भी जिसका काफ़ी अर्सा रूज रहा, करिकुलम इज ए सेट ऑफ सब्जेक्ट्स ए सेट ऑफ मटीरियल्स, ये भी इसकी डेफिनेशन है, ये भी आपने याद रखनी है। सबसे ज़्यादा तारीख में एजुकेशन पे असरअंदाज होने वाली जो मॉडर्न यानी कि हमारी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसमें जॉन डेवी का नाम आता है। किसका नाम आता है? जॉन डेवी। इसको बाद जॉन डूई भी पढ़ते हैं, लेकिन जॉन डेवी आपके लिए चले आसान रहेगा। ये बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट था, तो इसने बड़ी खूबसूरत बात की कि करिकुलम इज एन एक्सपीरियंशियल एंड चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस दैट अकर्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ स्कूल। कहता है ये जो करिकुलम है, जो निसाब साजी है, निसाब है, ये बेसिकली एक तजर्बाती और एक जो तालब इलम का जो सेंटर, यानी तालब इलम सेंटर का मतलब ये होता है कि एक्टिविटी बेस्ड, यानी कि जब हम बात करते हैं ना कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, तो इससे मुराद वो करिकुलम है जो एक्टिविटी बेस्ड होता है, जिसको बच्चे बड़े खुश होकर करते हैं, जिसमें बच्चे पूरी तवानाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, वो होता है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। तो उसमें क्या होता है कि वो जो बच्चे होते हैं वो मिसाल के तौर पर स्कूल के अंदर भी सीखते हैं और स्कूल के बाहर भी सीखते हैं। मुसर ये है कि जॉन डेवी ने तारीफ करिकुलम की ये की है कि वो बच्चा जो स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी अपने तजर्बात में, अपनी लर्निंग में इजाफा करता है, इसको करिकुलम कहते हैं। डेफिनेशन तो इसकी बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ पर मैंने मुख्तसर लिखी है। अच्छा बच्चों, अब आपका जो मैंने एमसीक्यू शुरू में पूछा था उसका जवाब आ रहा है। ट्रेडिशनली देयर वर ओनली 2 एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। आजकल मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम 4 हैं। उस वक़्त जो करिकुलम हैं के एलिमेंट्स थे वो 2 थे, कंटेंट एंड एग्जामिनेशन। क्या थे? कंटेंट एंड एग्जामिनेशन 2 थे ट्रेडिशनली, लेकिन करंटली देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, ये याद रखना। उसके बाद बच्चों आगे कुछ करिकुलम की मैंने डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, आप इनको समझें, इनको डेफिनेशन को याद करना। ये डेफिनेशन पेपर में आती है, तो उसके साथ ये नीचे लिखा होता है कि ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, हिडन है, कोर है, नल है, कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा इनमें फ़र्क है। फॉर्मल करिकुलम क्या होता है? द ऑफिशियल रिटन करिकुलम दैट आउटलाइंस द गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट टू बी टॉट। ये एक कानूनी तौर पर यानी कि निसाब होता है जो लिखा होता है, जिसकी आउटलाइनें मौजूद होती हैं, इसके मकासद भी लिखे होते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव भी लिखे होते हैं, और फिर क्या होता है कि जो कंटेंट्स हैं वो भी लिखे होते हैं। और ये याद रखें, ये बाकायदा फार्मल करिकुलम हमेशा स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, ये निसाब का हिस्सा होता है। तो जो निसाब का हिस्सा होता है, जो ऑफिशियल होता है, यानी कानूनी तौर पर अप्रूव शुदा होता है, वो होता है फार्मल करिकुलम। एक होता है इनफॉर्मल करिकुलम। ये जो इनफॉर्मल करिकुलम है, द इन अनरिटन होता है, अनऑफिशियल होता है, और दैट इंक्लूड द सोशल, इसमें समाजी, इमोशनल, जज्बाती एंड कल्चरल एसेंस और सकाफती जो हम अपने माशरे से सीखते हैं वो चीज़ें थ्रू इंटरेक्शंस एंड एक्सपीरियंसेस, वो तमाम चीज़ें होती हैं जो इंसान ने सीखी होती हैं दूसरों से राब्ते रख के, यानी रवाबत रख के, तल्लुकात रख के, या तजुर्बात के ज़रिए।
तो ये इनफॉर्मल करिकुलम वो करिकुलम होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल एजुकेशन एक इदारे में होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन किसी इदारे में नहीं होती। ये इंसानों के दरमियान होती है, ये माशरे के अंदर होती है, ये तजर्बात के साथ होती है। तो जो तजर्बात के साथ होती है तो ज़ाहिर फिर क्या होगा वहाँ पर, वो कल्चरल लेसन, फिर क्या होगा सोशल लेसन, जो इंसान अपने समाज से तालीम हासिल करता है, जो इंसान अपने माशरे से तालीम हासिल करता है, अपने कल्चर से तालीम हासिल करता है, या दूसरे लोगों से मिल के हासिल करता है, या अपने तजर्बात से हासिल करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिखी नहीं होती लेकिन इंसान अपने तजर्बे से हासिल कर लेता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल करिकुलम, ये याद रखना। तीसरा बच्चों, हिडन करिकुलम, the unintended lessons and values learned through the culture and structure of the school and classroom। बड़ी गौर और फिक्र वाली बात है। क्लास के अंदर टीचर जब किताब को पढ़ा रहा होता है तो बच्चा सिर्फ किताब से नहीं बल्कि और बहुत कुछ भी सीख रहा होता है। टीचर मिसाल के तौर पर अगर चाहे तो ये दानिस्ता, ये मतलब ये कि टीचर चाहे तो ये दानिस्ता और गैर दानिस्ता भी ये हिडन करिकुलम के जरिए बच्चों को सिखा सकता है। मसलन दानिस्ता कैसे, क्लास में टीचर आए, अब बच्चों को बोले बच्चों अस्सलाम वालेकुम, बच्चों हम अल्लाह ताला के नाम से आज का जो लेक्चर है इसका आगाज़ करेंगे। अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह ताला के नाम लेने से हमारे माहौल में, हमारे लेसन में, हमारी मजलिस में बरकत हो जाती है। अब ये चीज़ें तो किताब में नहीं लिखी हुई, लेकिन बच्चा यहाँ से क्या सीख रहा है, बच्चा एक यहाँ पर एक आदत सीख रहा है, बच्चा यहाँ पर एक वैल्यू सीख रहा है, बच्चा यहाँ पर एक लेसन सीख रहा है। ये वो लेसन है जो लिखा ही नहीं हुआ। तो इस लेसन को बोलते हैं हिडन करिकुलम। या टीचर क्लास में आते ही गाली निकालना शुरू कर देता है, नॉनसेंस आप लोग कैसे बैठे हुए हैं, नॉनसेंस आप लोगों को समझ ही कोई नहीं है, नॉनसेंस आप लोगों ने कभी भी अपनी क्लास का ख्याल नहीं रखा, नॉनसेंस आपने खिड़की के दरवाजे खिड़कियां खोली हुई हैं, नॉनसेंस आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया हुआ है। अब वो नॉनसेंस कह रहा है लेकिन उसे ये नहीं पता कि जो बच्चे हैं ना वो गाली देना भी सीख रहे हैं। वो क्या करना सीख रहे हैं, वो गाली। तो ये एक लेसन होता है जो कि लिखा नहीं होता, बच्चा सीख रहा होता है। क्लास में टीचर आता है, अपने साथ एक टॉफ़ी लेके आता है और बच्चों को कहता है अच्छा बच्चों ये बताएं आप में से कौन कौन सा बच्चा है जो सुबह नाश्ता वगैरह नहीं करके आया। वो टॉफ़ियाँ ले आता है, कुछ जलेबी वगैरह ले आता है, कुछ खाने की चीज़ ले आता है। तो चले मेरे बच्चों ये मेरी तरफ से आप ये खा लें, इसलिए कि जब तक आपका पेट नहीं भरा होगा आपने कैसे पढ़ना है, आप तो पढ़ ही नहीं सकेंगे, आपका तो ध्यान खाने की तरफ होगा या भूख की तरफ होगा। तो ये किताब में नहीं आप लिखा हुआ, तो बच्चा इससे सीखता है। इससे बच्चा कुछ मतलब ये है कि अपने टीचर की जो आदतें हैं उसे सीख रहा होता है। फिर बात टीचर होते हैं वो क्लास में बड़ी सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं। मिसाल के तौर पर क्लास में जाते हैं, कभी कुर्सी इस्तेमाल नहीं करते, खड़े होकर पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम बैठ गए तो हमारा टाइम ज़ाया होगा, बच्चों का टाइम ज़ाया होगा, मैंने जो क्लासरूम मैनेजमेंट किया हुआ है, टाइम मैनेजमेंट मेरी में हलन पड़ेगा। तो लिहाजा वो बड़ी मेहनत के साथ क्लास के अंदर बच्चों को टाइम, तो ये जो चीज़ होती है ना ये बच्चे सीखते हैं। बच्चे क्या सीखते हैं, रेगुलरिटी ऑफ टाइम, पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम सीखते हैं यहाँ पे। हालांकि टीचर ने नहीं बताया लेकिन बच्चों को पता है कि हमारा टीचर वेल इन टाइम क्लास में आता है, लिहाजा हमें भी क्लास की पाबंदी करनी चाहिए। तो ये जो बच्चा आदात अपने टीचर से सीखता है या अपने स्कूल के अंदर से सीखता है वो हिडन करिकुलम होता है, ये याद रखना। एक और भी बात है, बाज जो बच्चे हैं जैसे टीचर्स हैं क्लास में जाती हैं या जाते हैं तो मोबाइल के ऊपर खेलना शुरू कर देते हैं, टाइम यानी कि किलिंग करना शुरू कर देते हैं। अच्छा बच्चों को कहानी तो सुनाएं, अच्छा बच्चों आज बड़ी गर्मी है, अच्छा बच्चों आज बड़ी सर्दी है, आज मैं ये बारीक स्वेटर पहन के आई हूँ, मुझे तो सुबह की सर्दी लग रही है। अच्छा बच्चों आज कंटीन पे जो चाय बनी थी ना वो तो बड़ी ही लगता, वो दूध ठीक नहीं था। तो इस तरह की टाइम वेस्टिंग करती हैं, इससे भी बच्चा सीख रहा होता है। दिस इज कॉल्ड हिडन करिकुलम। आगे बच्चों नल करिकुलम भी है। द नॉलेज एंड स्किल दैट आर नॉट taught or valued in the curriculum, often reflecting societal biases and omissions। बच्चों स्कूल के अंदर जो बच्चा मुख्तलिफ किस्म की स्किल्स सीखता है, स्किल्स जैसे कॉन्फिडेंस है ये भी एक स्किल है, फिर बच्चा आउटस्पोकन होता है ये भी एक स्किल है, अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करता है ये भी एक स्किल है। जो पिछला हमने पढ़ा ना यानी कि मिसाल के तौर पर हिडन करिकुलम, इसके अंदर इसका तल्लुक एटीट्यूड से है, आदतों से है। नल करिकुलम भी लिखा नहीं होता, इसका तल्लुक किससे, स्किल्स से है कि बच्चा मुख्तलिफ किस्म की स्किल्स वगैरह सीखता है अपने यानी कि स्कूल के अंदर, स्पेशल किस्म का नॉलेज सीखता है यानी स्किल्स वगैरह सीखता है।
यानी कि मतलब है कि बोलना, बात करना, कॉन्फिडेंस हासिल करना, या मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात स्किल गलत भी हो सकती है, दूसरों को मारना, ये भी एक स्किल है। दूसरों को लीड करना, ये एक अच्छी स्किल है। यानी कि तो ये सारी जो स्किल्स हैं, अब ये लिखी तो नहीं होती, लेकिन बच्चा सीख रहा होता है, तो इसको नल करिकुलम कहते हैं। उसके बाद बच्चों आ गया एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलम, द एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस आउटसाइड द रेगुलर क्लास इंटरेक्शन सच एज स्पोर्ट्स क्लब्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर। जो बच्चा जो है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्क्वैश, बैडमिंटन, यानी कोई भी जो खेल है उसमें अपने आप को इम्प्रूव करता है, तो उसको या क्लास के अंदर उससे ये सारा कुछ करवाया जाता है, तो इसे एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलम कहते हैं। उसके बाद बच्चों आगे आ गया कोर करिकुलम। ये क्या होता है? द एसेंशियल सब्जेक्ट्स एंड स्किल्स कंसीडर्ड फंडामेंटल टू अ वेल राउंडेड एजुकेशन। बच्चों ये है कोर करिकुलम। जो कोर करिकुलम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें यह कहा जाता है कि जो सब्जेक्ट हैं, यानी कि मखसूस किस्म के सब्जेक्ट और मखसूस किस्म की जो स्किल्स हैं, ये सारे बच्चों के लिए ज़रूरी हैं। उसमें बाकायदा एक प्लान और वर्क दिया जाता है। उसमें मुख्तलिफ जो है ना, यानी कि निसाब रखे जाते हैं। उसमें यानी कि कंपलसरी सब्जेक्ट रखे जाते हैं, उसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट रखे जाते हैं। मकसद होता है कि हमने बच्चों को ये खास किस्म का जो करिकुलम है, ये चीज़ें सिखानी हैं, रट्टा लगवाना है, तोता बनाना, याद करवाना है। तो बच्चों इसको बोलते हैं कोर करिकुलम। ये लिखा लिखाया होता है, सब्जेक्ट की शक्ल में होता है, और हम ये समझते हैं कि ये हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। सब बच्चों ने इक्वल इसको याद करना होता है। इसमें कोई भी किसी किस्म का मुबालगा नहीं होता कि आधे बच्चों को इंग्लिश हम पढ़ाएं और आधों को ना पढ़ाएं, सब के लिए वो ज़रूरी होता है। उसके बाद बच्चों आगे है इंटीग्रेटेड करिकुलम, an approach that combines multiple subjects and disciplines into interconnected learning experiences। इंटीग्रेटेड वो करिकुलम है जो हम स्कूलों में पढ़ाते हैं। सीधी सी बात, आसान सा मैंने आपको बता दिया। ये जो बच्चों ने बड़े बड़े बैग उठाए होते हैं, बड़े बड़े बोरे उठाए होते हैं, ये सारे इंटीग्रेटेड करिकुलम की मिसाल है। प्रोजेक्ट बेस्ड करिकुलम क्या होता है? अ करिकुलम दैट फोकसेस ऑन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस requiring students to work on projects that integrate multiple subjects। ये प्रोजेक्ट बेस्ड करिकुलम, इसका दूसरा नाम है एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। ये बेसिकली जॉन डेवी का जो मैंने बताया ना, ये उसका दिया हुआ है, जो कि आपने जो लैब के उसने जो लेबॉर्ट्री स्कूल कायम किए थे, उनके अंदर वो यही इसी तरीके से बच्चों को निसाब देकर यानी पढ़ाया करता था। तो ये वो होता है जिसमें बच्चों को एक्टिविटीज़ पे फोकस किया जाता है। ऐसा करिकुलम जिसमें होती सारी एक्टिविटीज़ हैं, कोई चीज़ तोते की तरह ज़बानी याद करने वाली नहीं होती, रटा लगाने के लिए नहीं होती। सारी की सारी चीज़ें ज़बानी याद करने वाली होती हैं, एक्टिविटी करने वाली होती हैं। ज़बानी याद करने वाली सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड होता है। तो इसलिए इसको प्रोजेक्ट बेस्ड करिकुलम कहा जाता है कि है ये एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है। नंबर 9 है स्टैंडर्ड्स बेस्ड करिकुलम। अ करिकुलम दैट आउटलाइन स्पेसिफिक लर्निंग गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट स्टूडेंट मस्ट मीट। हर बच्चे के बस में नहीं होता कि वो 100% नंबर ले। इसी तरह हर टीचर के बस में नहीं होता कि वो 100% बच्चों को पढ़ाए। लेकिन कुछ स्पेसिफिक जो लर्निंग गोल जो हासिल किए जाते हैं, एक होते हैं जर्नल लाइन गोल, एक होते हैं स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक जो लर्निंग गोल्स होते हैं, उनको हासिल करने के लिए जो तालिब इल्म जो हैं उनके लिए जो निसाब बनाया जाता है, उसको स्टैंडर्ड्स बेस्ड करिकुलम कहते हैं। नंबर 10 है कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम। अ करिकुलम दैट फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स डिमॉन्स्ट्रेटिंग मैस्ट्री ऑफ स्पेशल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसी का मतलब है कि बच्चे की, अगर हम चाहते हैं कोई एक ख़ास किस्म की जो सलीयत है ये इम्प्रूव करें, जैसे माइक्रो टीचिंग है, इसी तरह जो लैंग्वेज की क्लासें हैं कि हम बच्चों की स्पीकिंग बेहतर करना चाहते हैं, बाज़ बात उनकी लिसनिंग बेहतर करना चाहते हैं, उसके लिए जितनी भी किताबें वगैरह बनाई जाती हैं ना, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम होता है। तो ये था बच्चों आज करिकुलम के हवाले से। ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 अभी आगे आएगा करिकुलम का। अब आपको यकीनन सवाल का जवाब मिल गया होगा। ट्रेडिशनली करिकुलम वाल इंक्लूडेड इनटू एलिमेंट्स या कंपाउंड, इसका आंसर है 2। वो 2 कौन से हैं? एक है कंटेंट और दूसरा है एग्जामिनेशन, अभी आपने पढ़ा है। लेकिन जो करंटली करिकुलम का जो एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो 4 हैं। उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स हैं,
फिर कंटेंट्स हैं, फिर मैथडोलॉजी है, फिर नंबर 4 पे अवेल्यूएशन है। उस ज़माने में अवेल्यूएशन का नाम एग्जामिनेशन होता था, आजकल अवेल्यूएशन है। आगे बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। ये आज मैंने ग्रामर स्टार्ट की है। ये एक सवाल है, ये बच्चों एक सवाल है जिसका आपने जवाब देना है। विच इज़ द करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये जस्ट वन MCQ है। ये 5 फिक्रे लिखे हुए हैं, इनमें एक फिक्रा दुरुस्त है। ऑल दो ही इज वीक बट ही इज वेरी स्टूडियस। दूसरा, ऑल दो ही इज वीक येट ही इज वेरी स्टूडियस। तीसरा, ऑल दो ही इज वीक देयर फॉर ही इज वेरी स्टूडियस। चौथा, ऑल दो ही इज वीक हैंस ही इज वेरी स्टूडियस। नंबर 5, ऑल दो ही इज वीक एंड वेरी स्टूडियस। इसका एक जो जवाब है वो दुरुस्त है और आपको वो पता होना चाहिए वो कौन सा दुरुस्त है। अभी हम चलते हैं आगे। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि इंग्लिश के अंदर कुछ पैरेलल या कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जिनका जब एक पहला लफ्ज़ आ जाए तो दूसरे का ग्रामेटिकली आना ज़रूरी हो जाता है। अगर पहला लफ्ज़ आ जाए तो दूसरे का ग्रामेटिकली यानी लफ्ज़ का आना उसमें इस्तेमाल होना ज़रूरी हो जाता है। और वो लफ्ज़ कौन सा है? मैंने ये अल्फाज लिखे हैं आपके लिए, आपने इनको याद करना है और ये पेपर में आते हैं। नॉट ऑनली बट आल्सो। जब भी किसी फिक्रे में नॉट ऑनली आएगा उसके दूसरे हिस्से में लाजमी बट आल्सो भी आएगा। पहले हिस्से में अगर नॉट ऑनली आ जाए तो दूसरे हिस्से में बट आल्सो लाजमी आएगा, ये याद रखना। मसलन नॉट ऑनली डिड शी ग्रेजुएट विद ऑनर्स। ना सिर्फ उसने बड़े अच्छे एजाज के साथ BA किया है, ग्रेजुएशन की है, बट आल्सो शी गॉट अ स्कॉलरशिप। बल्कि उसने तो यानी किया बल्कि उसने तो वजीफा भी हासिल किया, स्कॉलरशिप भी हासिल किया, नाम हासिल किया। तो पहले हिस्से में नॉट ऑनली आ रहे हैं और जाके देख लें दूसरे हिस्से में बट आल्सो आ रहा है। इसी तरह बच्चों दूसरा फिक्र है बोथ एंड ए एंड। जब एक हिस्से में एंड बोथ आता है तो दूसरे हिस्से में एंड का आना ज़रूरी हो जाता है। आई लाइक बोथ रीडिंग बुक्स। मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ एंड वाचिंग मूवीज़ और वीडियो देखना भी पसंद करता हूँ। मैं किताबें और वीडियो देखना दोनों को पसंद करता हूँ। तो देखा पहले हिस्से में बोथ आ गया, दूसरे हिस्से में एंड आ गया। अगर आप एंड नहीं डालेंगे तो ये फिक्रा ग्रामेटिकली गलत है। तीसरा है ईदर या दूसरा और। ईदर क्या होता है? या तो और या। पहले हिस्से में अगर इधर होगा दूसरे हिस्से में और का आना लाजमी है। डू यू वांट टू गो टू इधर द बीच और द पार्क। क्या आप साहिल समुंदर पे जाना चाहते हैं या आगे पार्क में? तो बच्चों पहले हिस्से में क्या आ गया? इधर, और साथ ही आगे दूसरे हिस्से में आ गया ओ आर। इस तरह नंबर 4 है नाइदर। नाइदर को नीदर भी पढ़ते हैं। नाइदर के साथ हमेशा जो फॉलोइंग वर्ड होता है वो नार होता है। आई हैव नाइदर द टाइम। मेरे पास ना तो वक़्त है, नार द एनर्जी, ना ही मेरे पास कुव्वत है, टू गो आउट टू नाइट कि मैं आज रात को कहीं जा सकूं। आई हैव नाइदर द टाइम नार द एनर्जी टू गो आउट टू नाइट। मेरे पास ना तो वक़्त है और ना मेरे पास इतनी मुझे तौफीक है, हैसियत है मेरी या ताकत है, कुव्वत है कि मैं रात को बाहर जाऊं। पहले हिस्से में नाइदर आया है तो दूसरे हिस्से में नार आ गया है। आगे नंबर 5 है वेदर और आर। जब पहले हिस्से में वेदर आएगा दूसरे हिस्से में आर का आना ज़रूरी है। वेदर यू लाइक इट आर नॉट। अगर जो तुम इसे पसंद करो आर नॉट या ना करो। यू हैव टू अटेंड द मीटिंग। आपको मीटिंग में लाजमी आना है। चाहे तुम पसंद करो या ना करो लेकिन मीटिंग में लाजमी आना है। क्या करना है? मीटिंग में लाजमी आना है। इसको बच्चों जब वेदर आ जाएगा दूसरे हिस्से में आर आ जाएगा। इसी तरह मैं अभी फिर दोबारा बता रहा हूँ, आप इस एग्जाम्पल पे गौर करेंगे। पेपर में इस तरह उन्होंने फिक्रे बनाए होंगे, उनमें एक करेक्ट होगा। तो फ़र्ज़ करें एक फिक्रा वो नॉट ऑनली बट आल्सो का बनाते हैं तो आप वो लिख देते हैं नॉट ऑनली डिड शी ग्रेजुएट, आगे सिर्फ इतना लिख देते हैं यानी ग्रेजुएट्स विद ऑनर एंड शी आल्सो या एंड शी गॉट अ स्कॉलरशिप। ये गलत फिक्रा लिख देते हैं। तो आपने वहाँ पर
गौर से ढूंढना क्या है कि नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आया कि नहीं आया, बोथ के साथ आगे एंड कहीं आया कि नहीं आया, ईदर के साथ आगे कहीं और आया कि नहीं आया, नीदर के साथ कहीं नार आया कि नहीं आया, वेदर के साथ कहीं और आया कि नहीं आया। अगर आ गया जिस फिक्रे के अंदर वो फिक्रा दुरुस्त है। इसी तरह जब किसी फिक्रे में जस्ट एज आता है तो उसके साथ सो का आना जरूरी है। मसलन जस्ट एज ही इज स्मार्ट, जैसा कि वो बिल्कुल ही यानी कि फुर्तीला है, स्मार्ट है। सो इज हिज सिस्टर, तो इसी तरह उसकी जो बहन है वो भी स्मार्ट है। पहले हिस्से में जस्ट एज आ गया, दूसरे हिस्से में सो आ गया। नंबर 7 है एज एज। अगर पहले हिस्से में एज है तो दूसरे हिस्से में भी आमतौर पर एज आता है। शी इज एज टॉल एज हर मदर, यानी उसका कद इतना ही लंबा है जितना उसकी मां का लंबा है। नंबर 7 के बाद आगे 8 है नो सूनर और देन। जब पहले हिस्से में नो सूनर आएगा तो दूसरे हिस्से में देन आ जाएगा। नो सूनर हैड आई अराइव्ड देन इट स्टार्टेड रेनिंग। नो सूनर हैड आई अराइव्ड, अभी अभी मैं पहुंचा ही था, अभी अभी मैं पहुंचा ही था। देन इट स्टार्टेड रेनिंग, के बारिश शुरू होगी, तो नो सूनर के साथ देन आ जाता है। इस तरह के लफ्ज़ हार्डली है, यानी हार्डली का मतलब होता है बामुश्किल, लेकिन जब हार्डली आ जाए दूसरे हिस्से में वैन का इस्तेमाल होता है। हार्डली हैड आई स्टार्टेड ईटिंग, अभी मैंने खाना शुरू ही किया था, अभी खाना मैंने शुरू ही किया था। व्हेन द फोन रिंग, जब घंटी बजी, जब घंटी बजी तो मैंने उसी वक्त अभी खाना शुरू किया था। नंबर उसके बाद 10 है बेरले, और जब बेरले लफ्ज़ आता है तो इसके साथ हैड का इस्तेमाल, इसे बारले भी पढ़ते हैं लेकिन बेरले ज़्यादा बेहतर है। हैड, ये जो बारले होता है वो बेसिकली ये जो नहीं होता, ये जो एक जिस तरह बाजरा होता है जिसे मिलेट कहते हैं, गंदम होती है जिसे वीट कहते हैं, इसी तरह मकई होती है जिसे मेज़ कहते हैं। तो इसी तरह ये जो होता है ना, जो ज्वार, उसको बारले भी कहते हैं। लिहाजा इस ये जो बारले है, ये इस थोड़े से स्पेलिंग में फ़र्क है। ये बारले, इसका मतलब होता है बामुश्किल, और जब किसी हिस्से में बारले आ जाए तो उसके दूसरे हिस्से में हैड आ जाता है। बारले हैड आई फिनिश्ड माई वॉक, बामुश्किल मैंने अपना काम ख़त्म ही किया था। व्हेन द बॉस गेव मी एनो अदर टास्क, के बॉस ने मुझे एक और काम दे दिया। अभी अभी बामुश्किल मैंने अपना काम ख़त्म ही किया था कि मुझे बॉस ने और काम दे दिया। तो पहले हिस्से में बारले है, दूसरे हिस्से में हैड है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ रही है कि जब पहले हिस्से में जस्ट एज है, दूसरे में सो आ जाएगा। अगर एज है दूसरे हिस्से में, पहले में एज है दूसरे में भी एज आ जाएगा। पहले हिस्से में अगर नो सूनर है, वैसे ही जो एज है इसका इस्तेमाल वैसे मुख्तलिफ अंदाज में भी होता है। इसका अंदाज सिर्फ एज भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसका एज जो है इसी कानून के तहत होता है। नंबर 8 नो सूनर है तो उसके साथ देन आ जाएगा। नंबर 9 है हार्डली है तो उसके साथ वैन आ जाएगा। नंबर 10 है कि बारले है तो उसके साथ हैड आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आ गया है स्कार्स और वैन। स्कार्स और वैन, स्कार्स का मतलब होता है, इसका मतलब बामुश्किल या अभी भी होता है। स्कार्स हैड ए फॉलन स्लीप, अभी अभी मैं सोया ही था। वैन द, अब ये मैं ज़रा देखूं ये क्या लिखा हुआ, मैं अपनी तस्वीर को ज़रा थोड़ा सा नीचे करना चाहूँगा। यस, तो ये क्या, स्कार्स वैन हैड आई फॉलन स्लीप वैन द अलार्म वेंट ऑफ, अभी अभी मैं सोया ही था कि अलार्म ने बजना शुरू कर दिया। गो ऑफ यानी कि बजना, स्टार्ट होना, तो वेंट ऑफ इसकी दूसरी फॉर्म है। अभी अभी मैं सोया ही था कि अलार्म ने बजना शुरू कर दिया। नंबर 12 है नो मोर, और इसके साथ आता है देन। ही इज़ नो मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, जब पहले हिस्से में नो मोर है तो दूसरे हिस्से में देन आ गया। ही इज़ नो मोर इंटेलिजेंट देन, वो अपने भाई से ज़्यादा ज़हीन नहीं है। तो पहले हिस्से में नो मोर है, दूसरे में देन है। आगे नंबर 13 है नॉट जस्ट या बट आल्सो। जो नॉट जस्ट है, ही इज़ नॉट जस्ट अ गुड सिंगर, वो ना सिर्फ एक अच्छा गायक है या गाने वाला है, बट आल्सो अ ग्रेट एक्टर, बल्कि वो एक अजीम एक्टर भी है, बल्कि वो एक अजीम एक्टर भी है। तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले हिस्से में नॉट जस्ट है और दूसरे में क्या आ गया, बट आल्सो, दूसरे में क्या आ गया, बट आल्सो। नंबर 14 है एज मच एज, जब पहले हिस्से में एज मैच आएगा तो दूसरे में एज आ जाएगा। आई लव रीडिंग बुक्स एज मच एज वाचिंग मूवीज,
मैं जिस कदर किताबों को पढ़ना पसंद करता हूँ बिल्कुल उसी तरह मूवी देखना भी पसंद करता हूँ, या मैं किताबें पढ़ना मूवी देखना बिल्कुल एक जैसा पसंद करता हूँ। तो अगर पहले हिस्से में एज मच है तो दूसरे हिस्से में एज है। इसलिए नंबर 15 है मोर देन। मोर देन क्या है? शी हैज़ मोर एक्सपीरियंस देन हार कोलीग्स। जब पहले हिस्से में मोर आएगा दूसरे हिस्से में देन आ जाएगा। शी हैज़ मोर एक्सपीरियंस, उसका ज़्यादा तजर्बा है, देन हार कोलीग्स, अपने जितने भी साथी शुरका से, उसका अपने साथी शुरका से ज़्यादा तजर्बा है, या कोलीग जो साथी के साथ काम करने वाले हैं उनसे ज़्यादा तजर्बा है। तो इसके लिए बच्चों क्या आ जाएगा? मोर के साथ देन आ जाएगा। तो इस तरह दोबारा यानी स्कार्स इसके साथ वैन आएगा, नो मोर के साथ देन आता है, नो जस्ट के साथ, नॉट जस्ट के साथ बट आल्सो आता है, एज मच के साथ एज मुझो यानी कि लाजमी आएगा, और 15 यानी कि जो आखिरी या मोर के साथ देन का इस्तेमाल होता है। तो बच्चों ये थे आपके 15 इम्पॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं जो कि मिसाल के तौर पर आते हैं इंग्लिश में। तो ये इंग्लिश का इतना काम जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं। अब यहाँ पर मैं आपकी दुरुस्ती करवा दूँ। ऑल दो ही इज़ वीक बट ही इज़ वेरी स्टूडियस, नहीं, ऑल दो ही इज़ वीक येट ही इज़ वेरी स्टूडियस। तो ये ऑप्शन जो बी है इसका जवाब दुरुस्त है। अगरचे वो कमज़ोर है लेकिन वो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू है, मेहनती है, पढ़ने में मेहनत करता है, पढ़ने वाला है, मेहनती है, बुक वाम है। तो ये जो है लफजन जब आल दो आते हैं तो हालांकि इसके येट का मतलब यहाँ पर हम लेकिन ले रहे हैं, लेकिन ग्रामेटिकली हम बट नहीं लिख सकते। यहाँ पे आल दो के साथ हम येट ही लिखेंगे, बट बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ये याद रखना। अब उसके बाद है जी पाकिस्तान स्टडी। सवाल है कायद आजम क्विट इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड लेफ्ट फॉर ग्रेट ब्रिटेन। कायद आजम ने जो तरीके आज़ादी की तहरीक थी या तरीके आज़ादी को छोड़ा और बरतानिया चले गए। कब छोड़ के बरतानिया गए? 1930 को, 1931 को, 1932 को, 33 को या 34 को। तो इसका आपको पता होना चाहिए किस सन में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो मतलब ये है कि मुसलमानों से, वो काफरों यानी कि जो गैर मुस्लिम जो लोग थे, हिंदुस्तान के लोग थे, हिंदुस्तानियों से मायूस नहीं हुए थे, वो अपने लोगों से, उलमा इकराम से यानी कि मायूस हुए थे। हालांकि ये, और ये भी मैं आपको बता दूं, इसका मैं क्लू ये दे देता हूं कि ये वाकया 1929 के बाद हुआ जब आपने 14 पॉइंट्स पेश किए थे। तो आपके 14 पॉइंट्स के बाद का ये वाकया है कि एक वक्त आया कि आप परेशान हो गए, मायूस हो गए कि ये जो कौम है ये समझ नहीं रही है। कायद आज़म के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए कि आप मायूस हो के इंग्लैंड चले गए। कब चले गए ये तारीख आपने बतानी, अभी आगे चलते हैं। बच्चों तारीख़ पाकिस्तान का जो आपका पेपर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशल टारगेटेड पेपर। इसके लिए आपने अच्छी खासी तैयारी करनी है, सिर्फ MCQ से काम नहीं चलेगा। इसके कम से कम 40-50 टॉपिक्स हैं दैट मस्ट बी रिमेंबर्ड वेल। अगर आप उनको याद नहीं करेंगे तो आप कभी भी इनमें से अच्छे नंबर नहीं ले सकते। मैंने एक बहुत मशहूर इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग, उसको मैंने आज लिया है। इसके हवाले से सारी मैंने मालूमात यहाँ पे लिखी है जिसका सारे का आपका जानना ज़रूरी है। इसमें से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ये बात है कि इसके फाउंडर कौन है, इसके मेकर कौन है, इसके मैन्युफैक्चरर कौन है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है बेसिकली तो जो फाउंडर है ना वो तो 5-7 जो मुसलमान थे, जैसे ख्वाजा सलीमुल्लाह थे, वकारुल मलिक थे, सैयद अमीर अली थे, सैयद नबीउल्लाह थे, खान बहादुर गुलाम थे और मुस्तफ़ा चौधरी थे। लेकिन सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था ना इनको भी, वो ख्वाजा सलीमुल्लाह ने दिया था। तो लाजा ख्वाब सलीमुल्लाह को फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहा जाता है। अब ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी? दिसंबर 30, 1906 यानी 30 दिसंबर 1906 को बनी थी। कहाँ पे बनी थी? ढाका में बनी थी। और ढाका कहाँ पे वाक़या? ये बांग्लादेश का शहर है। उस वक्त तो ज़ाहिर है ये हिंदुस्तान ही था ना, लेकिन आज यानी कि ये 1906 में ढाका में बांग्लादेश में ये हुई थी क्या, यानी कि इसकी बुनियाद रखी गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक तहरीक थी, एक जमात थी। जिस तरह आज पाकिस्तान के अंदर भी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम PML के नाम से मशहूर यानी कि मौजूद है। तो बाहर ये उसके तो बाकियात हैं। बाहर ये है कि जो मुकम्मल तौर पे है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग
ये ख्वाजा सलीमुल्लाह ने सबसे पहले इसकी बुनियाद रखी थी। और बुनियाद कब रखी? 30 दिसंबर 1906 को। कौन सी जगह पे भी? ढाका। ढाका कहाँ पे वाक़ है? बांग्लादेश में। नंबर आगे है, आगा खान III वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो सबसे पहला सदर था वो कौन था? आगा खान III। ये आगा खान II का बेटा था आगा खान III। ये जो आगा खानी होते हैं ये इस्माइली फ़िरके होते हैं, और जो इस्माइली फ़िरके होते हैं उनके मुख्तलिफ़ किस्म के इमाम अभी चल रहे हैं। गालबन अभी जो प्रिंस करीम हैं ये 49 यानी 49वें इमाम हैं जो अभी ज़िंदा हैं। तो ये जो आगा खान है ये इस्माइली फ़िरका जो कि शिया और जो राफिज़ी उन्हीं की ये एक शाख है जिनको इस्माइली कहते हैं। आ गया मेंबर्स हु ट्राई टू एस्टेब्लिश, वो अरकान जिन्होंने जो यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर भी थे और जिन्होंने कोशिश भी की, उनमें ये लोग शामिल हैं ज़ाहिर ख्वाजा सलीमुल्लाह, वकार मलिक, सैयद अमीर अली, सैयद नबीउल्लाह, खान बहादुर गुलाम एंड मुस्तफ़ा चौधरी। अब इसके बारे में मैंने कुछ सवाल बनाए हैं। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसको जो कि बहुत यानी पॉपुलराइज्ड एज द मुस्लिम लीग, जिसको आमतौर पर मुस्लिम लीग कहते हैं, वाज अ पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिश्ड इन 1906 इन ब्रिटिश इंडिया। आपको मैं बताता चलूँ कि बड़े सगीर को आप ब्रिटिश इंडिया भी कह सकते हैं। उसमें कब ये इसको कायम किया गया? 1906 में। मैं ये जानबूझ के टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूँ और आपके नॉलेज में ये वर्ड्स आ सकें। आगे नंबर 2 है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्टी वाज हेल्ड इन कराची इन 1907। मोहम्मद अली जिन्ना जॉइंड द लीग इन 1913। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है इसका जो आगाज़ 1906 को हुआ था और इसका जो पहला जलसा है, फर्स्ट सेशन, जो इसका पहला इजलास है वो 1907 में कराची में हुआ। कहाँ पे हुआ? 1907 में कराची में हुआ था। अब इसके साथ ही मैंने एक और सवाल भी आपके सामने लिख दिए, साथ कर लिया है कि मोहम्मद अली जिन्ना में ये कब मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे? तो मुस्लिम लीग में 1913 को शामिल हुए, यानी कायद आज़म 1913 को मुस्लिम लीग में शामिल हुए। आ गया, इन 1927 द लीग वाज डिवाइडेड इनटू 2 फैक्शंस रिगार्डिंग द इशू ऑफ अ जॉइंट इलेक्टोरेट्स। एक छोटा सा मसला बन गया जिसकी वजह से, और वो जॉइंट इलेक्टोरेट्स का मसला था, जिसकी वजह से 1927 ईस्वी में इसी मुस्लिम लीग के 2 टुकड़े हो गए। क्या हुआ? इसी मुस्लिम लीग के कब 2 टुकड़े हुए? 1927 को हुए थे। दोज हु सपोर्टेड द जॉइंट इलेक्टोरेट्स वर लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना नोन एज जिन्ना लीग। उसके बाद एक जिन्ना लीग बन गई। जिन्ना लीग जो है ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लीग बन गई। एंड दोज हु अपोज्ड वर लेड बाय सर मोहम्मद शफ़ी लीग, और दूसरे का नाम बन गया शफ़ी लीग। उसके जो सदर थे वो बन गए यानी कि मोहम्मद शफ़ी, सर मोहम्मद शफ़ी। यानी कि जो मुस्लिम लीग है इसके 2 टुकड़े कब हुए थे? 1927 को। एक टुकड़े के सरबराह कायद आज़म थे और दूसरे टुकड़े के सरबराह कौन थे? सर मोहम्मद शफ़ी। आगे, इन 1931 द पार्टी अगेन स्प्लिट इनटू 2। 1931 में ये पार्टी फिर 2 हिस्सों में तकसीम होगी जब मोहम्मद अली जिन्ना मूव टू लंदन अबैंडनिंग पॉलिटिक्स, जब कायद आज़म बरतानिया चले गए सियासत को खैरबाद कहते हुए, सियासत को छोड़ते हुए। तो आपको पता है फिर इस MCQ का क्या जवाब है? कायद आज़म क्विट इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड लेफ्ट फॉर ग्रेट ब्रिटेन 1931। ये बी ऑप्शन इसका आंसर है। तो 1931 को जो कायद आज़म है वो दिल बर्दाश्ता हो गए, परेशान हो गए, बरतानिया चले गए। आगे, द 2 फैक्शंस वर लेड बाय अब्दुल अजीज़ एंड हाफिज हदायत। जिस वक़्त ये दोबारा 2 हिस्सों में तकसीम हुई 1931 में, उस वक़्त जो कायद आज़म वो तो बरतानिया चले गए और जो सर मोहम्मद शफ़ी थे वो भी अलग हुए। तो फिर अब्दुल अजीज़ और जो हाफिज हदायत हैं उन्होंने इसको संभाला। द 2 फैक्शन मर्ज अगेन व्हेन जिन्ना रिटर्न टू इंडिया इन 1934। फिर ये जो दोनों टुकड़े हुए थे इनका एक टुकड़ा बना दिया गया जब कायद आज़म 1934 को वापस हिंदुस्तान में आए। कायद आज़म कब गए थे? 1931 को। वापस कब आए थे? 1934 को। क्या आप लोगों को पता है कि कायद आज़म किसके कहने पे वापस आए थे 1934 को? तो कायद आज़म ने ये कहा जाता है, मैंने ये रवायत में पढ़ा है कि अल्लामा इकबाल को एक ख्वाब आता है जिसमें कायद आज़म का चेहरा उन्हें दिखाया जाता है, और उसके बाद अल्लामा इकबाल ज़ाहिर एक बहुत बड़े मुफक्किर इस्लाम थे। तो कायद आज़म अल्लामा इकबाल एकदम उठते हैं
और ज़ाहिर है वो कुदरती तौर पर उनके दिल में ये ख्याल आता है कि ये जो मिसाल के तौर पर तहरीक चल रही है मुसलमानों की, इसके लिए कायद आज़म से ज़्यादा बेहतर कोई भी और इंतखाब नहीं है। तो अल्लामा इकबाल फौरी तौर पर सफ़र बरतानिया करते हैं और वहाँ पर जाके कायद आज़म से मिलते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको कायल करते हैं और कहते हैं कि ज़रा मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान में आपके अलावा और कौन है जो सारे लोगों को मुत्तहिद कर सके, इनको चला सके, इनको लीड कर सके, मुझे तो आपके अलावा कोई नज़र नहीं आता। तो बाल ये उनका जो ख्वाब है ना, ये मतलब है किसी और तरह का भी था, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालबन आप सल्लम को ये फरमाया था। ये मुख्तलिफ रवायतें इस हवाले से। अभी अजान हो रही है, अजान के बाद मैं लेक्चर अपना जारी रख जी। तो मैं आपसे ये शेयर कर रहा था कि फिर अल्लामा इकबाल बरतानिया जाते हैं और उन्होंने जाके फिर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को कायल किया और वो वापस आए। 1931 को कायद आज़म बरतानिया गए थे, फिर 1934 को कायद आज़म वापस आ गए। उसके बाद आगे है द लास्ट सेशन वाज हेल्ड इन कराची इन 1943 एंड वाज प्रेसिडेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी ना जी, इसका जो आखिरी जो इजलास हुआ था ना, ये 1943 को हुआ था और कराची में हुआ था। ठीक है ना, 1943 को आखिरी इजलास हुआ था, ये बात याद रखना। उसके बाद इसे डिसॉल्व कर दिया गया। अब एक सवाल है, हु वाज द वासराय ऑफ इंडिया व्हेन मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड। जब मुस्लिम लीग बनी तो उस वक्त हिंदुस्तान का वायसराय कौन था? तो वायसराय यानी सफ़ीर को कहते हैं, बरतानिया का सफ़ीर। तो यानी कि समझे कि हिंदुस्तान का वो सफ़ीर इस तरह था ना कि इससे मुराद ये आम सफ़ीर नहीं जो एम्बेसडर होता है, यानी कि इसको पूरे इख्तियारात, ये समझे कि एक गवर्नर जनरल के इख्तियारात इसके पास होते थे, पूरे हिंदुस्तान को चलाने के इख्तियारात इसके पास होते थे। तो वो लॉर्ड मिंटो था। वो क्या था? लॉर्ड मिंटो। अब मैंने ये थोड़ा सा इन यानी कि कंसाइज फॉर्म में लिखा है। फाउंडर कौन है? ख्वाजा सलीमुल्लाह। और फाउंडेड कब इसकी बुनियाद रखी कि मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को ढाका में ब्रिटिश इंडिया। ढाका की उस वक्त ये स्पेलिंग लिखे जाते थे DACC, ये ढाका, ये पुराने स्पेलिंग हैं। जो नए है ना वो DHAKA है, वो भी आप जो पहले मैंने लिखे हैं। ये मिसाल के तौर पर डिजॉल्व कब होती है, यानी कि जो मुस्लिम लीग है आखिरी इजलास तो 1943 को हुआ, लेकिन ये डिजॉल्व यानी खत्म कब हुई? 15 दिसंबर 1947 को। न्यूज़पेपर कायद आज़म ने कौन सा स्टार्ट किया था अपनी जमात को तकवीत देने के लिए? डॉन, ये इंग्लिश अखबार है। स्टूडेंट विंग में कौन शामिल था? ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट सारे शामिल थे। ये फेडरेशन यानी कि ये जमात किस नौयत की थी? ये पार्लियामेंट्री थी, यानी कि पैरा मिलिट्री। अच्छा, इसमें कंजर्वेटिज्म से क्या मुराद है कि इनका ज्यादा टारगेट क्या था? टू नेशन थ्योरी के ऊपर इनका ज्यादा फोकस था। पॉलिटिकल पोजीशन क्या थी? यानी पॉलिटिकल पोजीशन में देखें एक राइट विंग होता है और एक लेफ्ट विंग होता है, तो ये राइट विंग था। इलेक्शन सिंबल इनका जो इलेक्शन हुआ था उसमें इनके पास साइन क्या था इनका? क्रेसेंट एंड स्टार, यानी कि चांद और सितारा। चांद जो पहले यानी हलाल होता है, जो पहली रात का चांद होता है, उसे क्रेसेंट कहते हैं, और स्टार। आगे, हु वाज द फाउंडर ऑफ PML पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनी है, नून, इसका फाउंडर कौन है? ये कब बनी थी? ये 1988 को बनी थी। और इसका जो पहला यानी कि इसका जो कायम करने वाला है, द पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड एंड एस्टेब्लिश्ड बाय फिदा मोहम्मद खान। फिदा मोहम्मद खान इन्होंने दोबारा कायम की थी, जो कि इसके पार्टी के यानी प्रेसिडेंट भी बने थे, जबकि नवाज शरीफ साहब जो इसके पहले सेक्रेटरी जनरल बने थे। ये पाकिस्तान में जो मुस्लिम लीग है उसका थोड़ा सा ये तारुफ मैंने लिखा है। अब आगे आ जाता है जी कश्मीर स्टडी। कश्मीर स्टडी जैसे जस्ट वन MCQ, डिवीजन ऑफ आज़ाद कश्मीर एंड ऑक्यूपाइड कश्मीर। देखें जी, एक हमारा आज़ाद कश्मीर है और एक इंडिया का कश्मीर है। हमारे आज़ाद कश्मीर को तो हम इसलिए कश्मीर आज़ाद कहते हैं कि ये आज़ाद है, और जो इंडिया के पास कश्मीर है वो हम उसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं। इन दोनों में जो डिवीजन्स हैं उनकी यानी कुल कितने डिवीजन हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कितने हैं। जैसे तहसीलें होती हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, सबसे छोटी इकाई यूनियन काउंसिल है, उससे बड़ी तहसील होती है जिसे सब डिवीजन भी कहते हैं। सब डिवीजन से बड़ा आगे डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर आगे डिवीजन बनता है। तो डिवीजन में यानी कि क्या आज़ाद कश्मीर के और ऑक्यूपाइड कश्मीर के डिवीजन 2-2 हैं, 3-3 हैं, या 2-3 है, या 3-4 हैं, या 4-4 हैं। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। अब ये थोड़ा सा कश्मीर के हवाले से, इंडिपेंडेंस डे ऑफ आज़ाद कश्मीर
यानी कि जो इंडिया है, सॉरी, जो आज़ाद कश्मीर है, अभी मैं ज़रा जल्दी में, क्योंकि अभी मैंने नमाज़ पढ़ने जाना, वज़ू किया हुआ है, इसलिए ज़रा जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ, तो इसलिए जब बंदा जल्दी बोलते हैं तो फिर मिस्टेक्स होती हैं। आज़ाद कश्मीर का योम आज़ादी कौन से दिन को कहा जाता है? तो ये 24 अक्टूबर 1947 को कहा जाता है। यानी जो जिस तरह हमारा 14 अगस्त 1947 है, इस तरह जो आज़ाद कश्मीर है इसका 24 अक्टूबर 1947 को आज़ादी का दिन है। और आप ये भी कह सकते हैं डे ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, डे ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर। तो वो कौन सा है? वो ये हो सकता है। ठीक है ना, ये तो अभी आपको बात समझ आ गई है मेरी। अब आगे है टोटल एरिया ऑफ आज़ाद कश्मीर। जो आज़ाद कश्मीर इसका टोटल एरिया कितना है? 13,297 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर आप स्क्वायर मील लेंगे तो 4,144। अगरचे इसके अंदर मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ है, लेकिन 4,144 है। ये सईद असद जो साहब उन्होंने जो किताब लिखी है कश्मीर में, जो कि सबसे ज़्यादा है अथेंटिक किताब समझी जाती है, उनके मुताबिक यही है। पॉपुलेशन ऑफ आज़ाद कश्मीर अकॉर्डिंग टू द नेशन सेंसिस ऑफ 2000 यानी 2017, 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक आज़ाद कश्मीर की आबादी कितनी है? तो बच्चों, आज़ाद कश्मीर की जो आबादी है ये 40,45,366 यानी 40,45,366। अच्छा, जो कश्मीर है, जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, इसका बॉर्डर किस किस के साथ मिलता है? तो जिस वक्त हम दो दरबा किसी चीज़ का बयान करते हैं ना, तो उसमें ये देखते हैं कि ईस्ट में कौन सा मुल्क है, वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है। तो कश्मीर के साउथ में पंजाब है, कश्मीर के वेस्ट में KPK यानी कि खैबर पख्तून है, और ईस्ट में मशरक में LOC लाइन है यानी लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो कि तकरीबन 740 किलोमीटर है। और एक पॉइंट के मुताबिक 774 यानी 74 किलोमीटर है। 740 पे ज़्यादा इतफाक है लोगों का। तो ये LOC लाइन इसका मतलब LOC से मुराद है लाइन ऑफ कंट्रोल। और कश्मीर के नॉर्थ में गिलगित एंड बल्तिस्तान है। आगे बच्चों, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में थोड़ा मैं ये बताना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर की तारीख में सबसे पहली मरदमशुमारी कब हुई थी? तो 1911 में हुई थी, पाकिस्तान बनने से पहले। सेकंड सेंसस यानी कि सेंसस कब हुई थी? 1921 में। थर्ड सेंसस 1931 में। फोर्थ सेंसस 1941 में, यानी हर 10 साल के बाद होती रही है। उसके बाद यानी पहली जो है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आज़ाद यानी कि जम्मू कश्मीर में या कश्मीर की जो सबसे पहली मरदमशुमारी है वो कब हुई? तो ये आपको पता होना चाहिए 1911 को हुई थी। अच्छा, अब इस कश्मीर के अंदर दो बड़ी डायनेस्टी, दो बड़े यानी कि समझ लें कि ईराज गुजरे हैं, जिसमें अफ़गान ईरा और एक डोगरा ईरा है। तो अफ़गान जो ईरा है, उनकी जो डायनेस्टी है वो कहाँ से कब तक रही? ये 1753 से शुरू हुई तो 1819 तक, यानी कि आज़ाद कश्मीर में जो अफ़गान हुकूमत है यानी जो अफ़गानी हैं, उन्होंने जो हुकूमत की है वो 67 यानी 67 साल की है। 28 रूलर गुजरे हैं। 1753 को उन्होंने यानी कि यहाँ पर मतलब है शुरू किया अपना हुकूमत करना, जो कि 1819 तक रही थी यहाँ पे। अब दूसरा जो सवाल है कि जो डोगरा डायनेस्टी है, वाज फ्राम, जो डोगरा हैं वो कितना अर्सा तक यहाँ पे रहे, कब से कब तक रहे? 1846 से लेके 1947 तक वो यहाँ पे रहे हैं। 1846 से लेके 1947 तक जो डोगरा हैं उनकी पता ना आखिरी जो हुक्मरान है वो हरी सिंह डोगरा था, जो इसने कश्मीर में साजबाज करके कश्मीर का जो इलाका है वो हिंदुस्तान के हवाले कर दिया। तो वो आखिरी हुक्मरान था। राजा हरी सिंह डोगरा क्या था? आखिरी हुक्मरान था। 1846 ईस्वी को एक मायदा अमृतसर हुआ था, जिसके तहत इस कश्मीर को 75 लाख नानक शाही के तौर पर बेच दिया गया। तो ये भी आपको पता ही है 75 लाख, जिसमें जिस वक़्त इंसान की कीमत सिर्फ 1 रुपया पड़ी थी। अच्छा, कश्मीर इज़ इन डिस्ट्रीब्यूटेड फार्म। जो देखें जी, जो कश्मीर है वो नहीं है जिसमें हम सिर्फ ले रहे हैं। ये जो अभी आपके सामने कश्मीर है, ये कश्मीर तो बेचारा टुकड़े टुकड़े है, इसके तो टुकड़े हो चुके हैं। राज तरिंगनी जो सबसे पहले कश्मीर पे लिखी की किताब है, जो पंडित कल्लन ने लिखी थी, उसमें ये लिखा हुआ है इस कश्मीर की सरहदें पाकिस्तान के शहर मुल्तान तक और इंडिया के शहर आगरा तक जाती हैं। आज आप सिचुएशन देख लें तो इंडियन कश्मीर, जो वो इंडियन कश्मीर जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, उसका कितना मरबा यानी स्क्वायर मील है?
41,342 स्क्वायर मील जो कश्मीर है वो इंडिया के पास है। और गिलगित बल्तिस्तान के पास कितना है, 29,841 जो है स्क्वायर किलोमीटर मील वो इंडिया के पास है, इसके गिलगित और बल्तिस्तान में है, ये भी अलग हो चुका हुआ है। आज़ाद कश्मीर के पास कितना है, 4,144 स्क्वायर मील्स है यानी माइल्स। अक्साइचन में कितना है, 9,171 स्क्वायर माइल। ये सदर अयूब ने तोहफे के तौर पर इंडिया को ये हिस्सा थोड़ा सा दे दिया था, इसे अक्साइचन भी कहते हैं। अब अबाउट इंडियन कश्मीर, जो इंडिया का कश्मीर है इसके 3 डिवीजन हैं। जिस तरह हमारे कश्मीर के 3 डिवीजन है ना, आज़ाद कश्मीर के भी 3 डिवीजन है, मकबूजा कश्मीर के भी 3 डिवीजन है। आज़ाद कश्मीर के जो 3 डिवीजन हैं वो तो आपको मैंने पढ़ा दी हैं, लेकिन इंडिया के हिंदुस्तान के जो 3 डिवीजन हैं उसमें एक डिवीजन जम्मू डिवीजन है, दूसरा लद्दाख डिवीजन है और तीसरा वैली ऑफ कश्मीर है, यानी वादी कश्मीर, लद्दाख और जम्मू, ये 3 डिवीजन हैं। इंडिया में जो कश्मीर है इसके 22 ज़िले हैं टोटल, और जो आज़ाद कश्मीर हमारे पास है इसके 10 ज़िले हैं, 10 उनके 22 हमारे 10। आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ा ज़िला है मकबूजा कश्मीर का उसका नाम है जम्मू, और जो सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से जो ज़िला है हिंदुस्तान यानी कि मकबूजा कश्मीर का वो है शूपियाँ, उसका नाम क्या है, शूपियाँ। ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं, ये कौन कौन सा इलाका और ये किधर किधर है। इधर साथ जैसे नंबर 1 पे आप देख सकते हैं कि क्या है, नंबर 2, 3 यानी कि इसी तरह ये सारे के सारे इलाके हैं। यानी कि नंबर जो 20 है उस पर क्या आ रहे हैं, यानी कि कपवाड़ा आ रहे हैं। अच्छा, नंबर 18 पे क्या आ रहे हैं, बांडीपुरा आ रहे हैं। इस तरह बडगाम 15 पे आ रहे हैं, इस तरह श्रीनगर 16 पे आ रहा है। तो ये सारे इलाके हैं जो मैंने नक्शा आपके लिए ड्रॉ किया है, ये आज़ाद कश्मीर के सारे ज़िले हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुलूस के साथ, हाँ ये मैं एक चीज़ रह गई, तो अभी ये जो MCQ था जो रह गया था बाकी, अब तो इसका जवाब आपको पता चल गया होगा कि जो डिवीजन ऑफ आज़ाद कश्मीर एंड ऑक्यूपाइड कश्मीर कितने हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त जवाब है। आज़ाद कश्मीर के भी 3 डिवीजन हैं, और जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है मकबूजा कश्मीर है उसके भी 3 डिवीजन हैं। तो बच्चों इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अच्छी तरह तैयारी कीजिएगा, ये चीज़ें नोट कीजिएगा। तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आप इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आ पाएंगे, इतनी ही कामयाबी आपके ज़्यादा करीब होगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुलूस के साथ मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों नमाज की पाबंदी किया करें, कुरान पाक जो है ये लाजमी थोड़ा बहुत पढ़ा करें डेली, यानी इसकी तिलावत किया करें। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।